यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल आने एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूनिट नंबर 4 चल रहा था हम लोगों का, यानी कि जो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट वगैरह देख लिया था, क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज का जो वीडियो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है, और डिफरेंस करेंगे जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह देखेंगे। तो आज वन शॉट इसको खत्म करेंगे। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम वन शॉट कब तक आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो देखो, हद से हद 2 या 3 वीडियोस बची हैं, टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो मैं आपके जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी। और वन शॉट जल्दी से जल्दी पूरी पूरी चांसेस हैं कि आ ही जाएंगे, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएगी वन शॉट भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल जाके चेकआउट कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और जो कि आप अभी सेमेस्टर 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं, डीयू के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रीवियस सब कुछ मैंने दे दिया है, वन शॉट भी करा दिया, इंटरनेशनल बिजनेस भी वन शॉट करा दिया। जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऑलरेडी वैसे समझा चुकी हूँ, तो बस एक फटाफट डिफरेंस समझना है हमें। तो देखो, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब्स आर जनरली परफॉर्म विद इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली अंडरटेकन एट अ साइट। यानी कॉन्ट्रैक्ट नाम से समझ आ रहा है, जैसे बिल्डर वगैरह होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठेकेदार जिसे हम बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, एक ही बार ठेका ले लेते हैं कि हाँ भाई हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन अपना अपना अलग होता है हर किसी का, वो डिपेंड करता है उस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। और इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। मैंने अच्छे से जब आपको बताया था टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, तो उसमें अच्छे से क्लैरिफाई कराया था। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? साइज ऑफ द जॉब इज स्मॉलर देन द कॉन्ट्रैक्ट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज larger than that of a जॉब। नंबर ऑफ जॉब आर यूजुअली लार्ज होती है जॉब कॉस्टिंग में, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होती है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन आर यूजुअली स्मॉलर। 3-3 4-4 डिफरेंस आप लोग रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी अच्छे से इसका डिफरेंस भी जब मैंने पढ़ाया था तो ऑलरेडी करा दिया था, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक से ले सकते हो, ये आप लोगों की बुक में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस था, नाम से ही समझ आ रहा है आप लोगों को। और नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जब भी हम कॉस्टिंग करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट्स याद रखने होते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक फॉर्मेट में समझाऊंगी, तभी आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारा परफॉर्मा है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, कि जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए हमें एक छोटी सी चीज समझनी है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। और देखो, कॉन्ट्रैक्टर है जो मतलब बिल्डर है, ठेकेदार है, जो कि बनाने बनाने का काम करता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? एक मालिक होता है जो बनवा रहा है, लाइक जो बिल्डिंग बनवा रहा है या जो भी बनवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टी होता है, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको ये पीनल की तरह याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे हम लोग खर्चे वगैरह डेबिट करते थे, और क्रेडिट साइड हमारी सेल वगैरह ये सब आ जाती थी। तो आपको बस यही लॉजिक को लगा के ये जो है फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, डेबिट साइड में हमारा क्या क्या आ रहा है? टू मटेरियल इशू टू साइट, यानी जो मटेरियल इशू किया गया साइट के लिए वो आएगा। वेजेस आएंगे, दिहाड़ी आएगी। आपको ये पीएनएल में आपने पढ़ा ही होगा कि आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस करना होता है। ये तो पीएनएल में आप ऑलरेडी सीख कर ही आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर से वही सेम अप्लाई करना है आप लोगों को जो मैंने आपको बताया। और डेप्रिसिएशन है कोई प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो आएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, ओवरहेड, यहाँ सारे डेबिट साइड आएंगे। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का भी आपको मैंने बता ही दिया है क्या होता है। आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करना है, प्रीपेड है तो माइनस करना है। और पीएनएल का प्रॉफिट आएगा ऑन सेल, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। वो मैं अभी समझाऊंगी कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे।
फिर आता है नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है? नॉशनल प्रॉफिट एक अजम्पशन प्रॉफिट होता है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता। आई होप आपको क्लियर है। अगर एग्जैक्ट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता। क्योंकि देखो, जो बिल्डर होते हैं वो बिल्डर बोलते हैं कि अगर हम मान लो कि हम एक बिल्डिंग बनाने के 10 लाख रुपए लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स यानी कि 10 लाख है, तो अब उन्हें नहीं पता ना कि उस पर एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा। मतलब एक अजम्पशन लगाई जा सकती है कि हाँ भाई इतना कॉन्ट्रैक्ट है तो इतना बच जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, और एग्जैक्ट प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब ये पूरे अकाउंट बनेंगे। तो इसीलिए तो हम ये बना रहे हैं कि खर्चे डेबिट साइड ले लो, और आपकी क्रेडिट साइड में आपके जो भी इनकम्स वगैरह हैं, लाइक कहीं से भी पैसा रिसीव, आपको बस इतना याद रखना है, जैसे ही पैसा रिसीव हो रहा है कहीं से भी, जैसे सेल करा, कोई कबाड़ बेच दिया, या फिर क्लोजिंग है, तो वो सारा आपका बचा हुआ माल है। जैसे बाय मटेरियल एट साइट यहाँ आ गया, स्टोर लेजर में रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न दोबारा स्टोर में आ गया तो वो भी जोड़ देंगे, मतलब क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेल करी है तो बैंक बाय बैंक अकाउंट के नाम से सेल लिख देंगे। बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट लॉस ऑन सेल, अगर मान लो सेल करी है, आप ये मत सोचो कि लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है लेकिन लॉस मतलब बेचने के बाद हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ तो आया ना, तो भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि अभी वो काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। जैसे बिल्डर का मैं एक एग्जांपल फिर से यही लेना चाहती हूँ। वो बिल्डर जो होते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं वो 1 साल लगेगा ये बिल्डिंग बनने में, ठीक है। तो कुछ काम होता है, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह होता है, जैसे घर के नक्शे वगैरह बनाते हैं, तो वो रोज रोज तो नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के बीच बीच में काम को चेक करते हैं। तो देखो सिंपल है, वर्क इन प्रोग्रेस काम चल रहा है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मतलब है कि वो जो भी हमारा आर्किटेक्चर है उसने देख लिया, उसने अकॉर्डिंग टू मैप सब चीजें देख लिया, सही बना तो सर्टिफाइड हो गया, मतलब उतना काम सेटिस्फाई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क अनसेटिस्फाई मतलब है कि वो काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ है अभी, उसमें कुछ चेंजेस हैं, या अभी रुका हुआ है, या वो अभी आया नहीं है काम देखने, तो ये सारी चीजें आती है, दोनों को जोड़ेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में ही कंसीडर होता है। आई होप आपको अच्छे से मैंने समझा दिया किस तरीके से था, बस एक प्रॉफिट वाला लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझना है, वो मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखो फिर उसके बाद क्या आता है, फिर वही आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा वो मैं बताती हूँ, रिजर्व में कितना जाएगा, फिर नॉशनल प्रॉफिट बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो देखो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये है कि मान लो कि आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने बनाया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा वो समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जब भी ये मकान वगैरह या कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी बनाते हैं, तो ये लोग क्या करके चलते हैं, अपना रिजर्व लेके चलते हैं। यानी कि मान लो कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो गई, वट कुछ भी हो गया, तो ये लोग रिजर्व लेके चलते हैं। सो रिजर्व आएगा, रिजर्व हमारा बैलेंस निकलेगा, यानी कि नॉशनल प्रॉफिट तो पहले ही निकल चुका होगा। जब आप अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से क्लैरिफाई होगा, तो अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है समझाती हूँ। सो नॉशनल प्रॉफिट बीडी हो गया, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पीएनएल निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। फिर जैसे ही पीएनएल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, नॉशनल प्रॉफिट जो हमारा बैलेंस आया उसमें से पीएनएल माइनस करेंगे, तो रिजर्व ऑलरेडी पता चल जाएगा। सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड है हमारा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी होगा अकाउंट, जिसमें क्या क्या आएगा वो आप समझ लो। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस बीडी है वो आ गया, वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाई हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसेटिस्फाई आ गया, रिजर्व माइनस कर देने हैं, ये सारी चीजें आएंगी, और डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट है। फिर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल टी शेप वाली बनाते थे ना वैसे ही बनेगी, बस इसके अंदर बहुत कम चीज आएंगी। वैसे तो हम लोग लाइबिलिटीज और एसेट्स ही देखते हैं, आपको पता है, अगर हमारी कर्जे ज्यादा हो, एसेट कम हो, तो दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हमारे कर्जे जो है वो कम है और एसेट ज्यादा है, तो यानी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और ये बहुत सिंपल सी है, बस इसी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं बस वही हमारी बैलेंस शीट में आएंगी। जैसे लाइबिलिटी साइड कैपिटल आ गया, आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस आ गए, पीएनएल आ गया बैलेंस। एसेट्स में क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट मशीनरी लिया, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगी, बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हुई है वो आएगा। मटेरियल, मटेरियल स्टोर साइड दोनों का लेके चलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस फिर से वो सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई लेंगे, जिसमें से दो चीजें माइनस करनी है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी से जितना पैसा आया वो माइनस कर देना है, रिजर्व में जितना गया वो भी माइनस कर देना है, कैश एंड बैंक बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बैलेंस शीट बता दिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें पीएनएल का समझना है, ठीक है। तो देखो पीएनएल का समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो यहाँ कुछ रूल्स लिखे हैं कि पीएनएल में कितना जाएगा और कैसे जाएगा। तो आपको याद रखना है
कि प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सेटिस्फाई एंड वर्क अनसेटिस्फाइड शुड ऑलवेज बी वैल्यू एट कॉस्ट, ये तो हमें पता है। नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, प्रॉफिट में कब तक नहीं जाएगा, जब तक हमारा 1/4 बोल दो 25%, यानी 25% से अगर कम है तो कोई भी पीएनएल में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हमारा 25% से ज्यादा है और 50% से लेस है तो हमारा 1/3 ऑफ द प्रॉफिट डिस्क्लोज किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ट्रांसफर टू पीएनएल इज इक्वल टू 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन में वर्क सेटिस्फाई। ये बस इतनी सी चीज याद रख लेना, बाकी रिमेनिंग बैलेंस रिजर्व में जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, इफ वर्क सेटिस्फाई इज 1/2 मतलब 50% और मोर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बट लेस देन 9/10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कितना जाएगा पीएनएल में, 2/3 जाएगा इंटू वही सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे 1/3 था, यहाँ पे 2/3 है। देखो फिर से समझ लो, यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर मान लो इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच नियर टू कंप्लीटेशन, यानी कि बिल्कुल हम पास आ ही चुके हैं, तो पीएनएल में जाने का फॉर्मूला ये है, पीएनएल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इनटू वर्क सेटिस्फाई अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठेकेदार एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख एंड द कॉन्ट्रैक्टी एग्रीइंग टू पे 90% ऑफ वर्क सेटिस्फाई बाय द आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट। आपको सोल्यूशन में दिक्कत ना आए, देखो 90% ऑफ वर्क सेटिस्फाई लिखा है, 90% लिखा हो, 2/3 लिखा हो, वो हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर एक्चुअल पता लगाना है कि एक्चुअल में पीएनएल में कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ है, रेशियो निकालने के लिए जो रेशियो मैंने बताई है आप लोगों को वो किस तरीके से निकलेगी, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना होता है, जो कि आपका होता है वर्क सेटिस्फाई अपॉन में आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला लगाते ही आपको एक्चुअल परसेंटेज पता लग जाती है कि आपकी एक्चुअल परसेंटेज है कितनी। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक बार फिर से आप देख लो। यहाँ 90 आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 10 लाख का है, ठीक है, और आपका वर्क सेटिस्फाई 4 लाख है। तो जल्दी से करके देखते हैं, तो जल्दी से मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 4 लाख डिवाइड करना है आपको 10 लाख से, 10 लाख से इंटू 100 करेंगे, जैसे ही करेंगे 40% आ जाएगा। कितना आया, 40%। दैट मीन्स 40% जैसे ही आपका आ गया है तो आपको समझ आ गया होगा कि 1/3 क्यों लिया गया है, क्योंकि वो 50% से कम है तो 1/3 आता है, ठीक है। अगर 50 से ज्यादा होता तो आपका 2/3 आता। आई होप आपको क्लियर है। अभी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करके समझ आ जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपको एक्चुअल समझ नहीं आता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो भी टेंशन मत लेना। अगर आपने सारी एंट्रीज कर दी, अगर आप पीएनएल में बैलेंस नहीं भेज पाते हैं तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डेफिनेटली। क्वेश्चन हम लोगों ने रीड कर ही लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सारे खर्चे करता है और कॉन्ट्रैक्टी को बिल्डिंग बना के देता है, तो कॉन्ट्रैक्टी का काम जो है सिर्फ पैसे देने का है। तो ठेकेदार क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है बिल्डिंग को 10 लाख में बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टी पे भी कर देता है 90% ऑफ वर्क सेटिस्फाई बाय द आर्किटेक्ट। मटेरियल लगा 1,20,000 का, लेबर लगी 1.5 लाख की, मशीनरी है 30,000 की, अदर एक्सपेंसेस 90,000 के। ये सब कुछ हमें यहाँ गिवन था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या बोला गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द मशीनरी वॉज वैल्यूड एट ₹20,000। मशीनरी की वैल्यू एट द एंड जो रह गई थी वो 20,000 रह गई है। मटेरियल एट साइट वर ₹5,000, वर्क सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द ईयर ₹4 लाख। एडिशन वर्क इन प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाइड जो नहीं हुआ है, जो कि 15,000 है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ठेकेदार, ठीक है। ये रहा हमारे सामने, और ये बीकॉम में ऑलरेडी दिल्ली में पूछा जा चुका है, और ये मैं बुक से ही करा रही हूँ। कई बार क्या होता है सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं बुक के क्वेश्चंस उठा रही हूँ। देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, फिर से वही फॉर्मेट है। डेबिट साइड पे आपके सारे खर्चे ले लो। पहले मटेरियल पीछे बताया था 1,20 का है, यहाँ पे रुक जाओ मैं जरा मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लेने हैं। मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, मशीनरी ले ली, अदर एक्सपेंसेस ले लिए, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस ले लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। ऑल क्लियर। देखो ये सारे के सारे यहाँ पे ले लिए गए हैं। उसके बाद आता है आपके वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में सेटिस्फाई कितना था, 4 लाख था, वो भी हमने क्वेश्चन से लिया। अनसेटिस्फाई 15,000 था, वो भी दे रखा था। मशीनरी एट साइड भी हमें दे रखा 20,000, वो भी हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ले लिया। मटेरियल एट साइड 5,000, वो भी दे रखा था। फिर हमने इनका टोटल करा है, यहाँ पर टोटल किया, तो टोटल करने के बाद आ रहा है 4,40,000, 4,40,000। अब बात ये आती है नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो तो आप पहले से ही सीखते आ रहे हैं। पहले क्या करना है, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, अदर एक्सपेंस सबको जोड़ लो, और 4,40,000 में से माइनस करोगे तो नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन आपका 50,000 का निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, ये करने के बाद क्या करना है, तो यही वाला जो यहाँ पे सीडी बैलेंस था, यहाँ पे जो सीडी बैलेंस था वो यहाँ पे बीडी बन गया ना बीडी बैलेंस। ये वाला सीडी बैलेंस जो 50,000 का था वो यहाँ पे आ गया तो कितना हुआ, 50,000 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब 50 आ गया, तो हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन में रिजर्व गिवन नहीं होगा, तो रिजर्व कैसे निकालेंगे, रिजर्व निकालने से पहले पीएनएल निकालेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा जाएगा या नहीं जाएगा वो भी समझना है। देखो 90% का बोला था, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे निकलेगा, यानी कि पीएनएल में ट्रांसफर होगा ही होगा। वहां पे बोला था ना कि अगर आपका 25% से कम है तो पीएनएल में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो 90% की बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ पीएनएल के लिए आपको 50,000 यानी नोशनल प्रॉफिट लेना होता है, यहाँ लिख रही हूँ एनपी लेके इनटू में वन थर्ड मतलब फॉर्मूले वाला, और 90% आपको क्वेश्चन में गिवन था। इन तीनों को सॉल्व करके 15,000 आ जाएगा, ठीक है। 15,000 आपने यहाँ डाला, फिर आपको करना क्या है, 50,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो आपका ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिजर्व में जाएगा 35,000। ये मत सोचना कि रिजर्व क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। पहले पीएनएल में ट्रांसफर करो, फिर उसको टोटल में से माइनस करो, तो रिजर्व पता तभी ही चलता है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव एंट्रीज मतलब बैलेंस बताया गया, अदर फिगर्स बताई गई हैं जो कि हमारे ट्रांसफर होंगी। नोशनल प्रॉफिट तो अभी निकालना बताया मैंने, नोशनल प्रॉफिट कैसे निकला, इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 यानी 50,000 का 1/3 करेंगे तो ये बैलेंस आता है 16,667 16,667 है ना। नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रेशियो निकालेंगे तो 18,000 आ गया, 90% से करेंगे तो। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी अप्लाई होता है। देखो नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसको सॉल्व करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, बस सॉल्व करना, वैल्यू पुट करनी है। आई होप आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगी जिसके अंदर आपको ये पीएनएल का बैलेंस गिवन नहीं है, तो वो निकालना सिखाती हूँ मैं आपको, उससे और अच्छी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं जूम कर रही हूँ, यस, वेट अ मिनट। हाँ, द बीबीए कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 125। हमें ना यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। वर्क सेटिस्फाइड बाय आर्किटेक्ट 1,43,000 है, वेजेस एक्यूर्ड है 31 मार्च 2015 को 1,800, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सेटिस्फाई 3,400, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है हमारा 2,400 का है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर सकते हैं जो आपके सामने लिखी गई है। हमारे काम की जो है वो हम देख लेंगे अभी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2015 को, और इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस टू पीएनएल। मेन एंट्री की जो लाइन लिखी है वो ये है कि हमारा जो डिसाइड किया गया है कि ट्रांसफर होगा 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, ठीक है। इसको भी देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वही नॉर्मली जैसे हम करते हैं वो सब करेंगे। मटेरियल सेंड टू द साइट कितना क्वेश्चन में गिवन है, 64,500 गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद लेबर चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी 54,800 गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है, ये रहा। उसके बाद मैं जूम कर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, बेशक से मार्क भी कर दूंगी मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, वेट, यस। सो ये रहा आपका मटेरियल साइड, लेबर दे दिया है, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस भी डाल दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,400 के हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। और वेजेस एक्यूड 1,800, हाँ क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है, ये रहा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लांट एट साइट 11,300, वो भी गिवन है, जी हाँ बिल्कुल गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में जूम करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न कितना हुआ है, मटेरियल रिटर्न भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 400, दिख ही रहा होगा आपको, जूम करा। मटेरियल इन हैंड 1,400, हाँ जी वो भी गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन है, सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई प्लांट साइड सब कुछ गिवन है, मैंने डाल दिया। टोटल करोगे ना तो आपका आएगा 1,56,400 आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सबको टोटल कर लेना है तो आपका बैलेंस नोशनल प्रॉफिट सीडी आएगा 11,150, 11,150। अब वो क्या करना है, यही वाला बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा आपका बीडी के नाम से, उधर सीडी है तो इधर आपका क्रेडिट साइड बीडी होगा, आ गया, ठीक है। अब पीएनएल में कितना जाएगा, जी पीएनएल में देखते हैं कितना जाएगा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया भी था 2/3 ऑफ द
प्रॉफिट ऑन द कैश बेसिस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिखाया नहीं था बुक वालों ने, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो समझ लो। ट्रांसफर टू पीएनएल कितना जाएगा, 2/3 लिया मैंने इनटू नॉशनल प्रॉफिट, एनपी मतलब नॉशनल प्रॉफिट, इनटू सीआर, सीआर मतलब बोले तो सीआर आपको यहाँ पे गिवन है, सीआर कितना है 130 का है, 130 क्या है जी, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, सीआर बोले तो कैश रिसीव्ड। फिर क्या डब्ल्यू सी है डिवाइड में वर्क सेटिस्फाई कितना है 1,43,000 का, जो कि क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे गिवन था। बस इनको सॉल्व करना अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। देखो 2/3 लिया इनटू 18,150 लिया इनटू 1,30,000 लिया अपॉन में 1,43,000 ले लिया। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर अब इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,000। तो जैसे ही 11,000 आया पीएनएल में चला गया 11,000। अब ये टोटल तो हमें पहले से ही पता लग गया था, नॉशनल प्रॉफिट से ये भी पता लग गया था। अब इस वाले में से आपको माइनस कर देना है 11,000 को, तो आपका रिजर्व आ जाएगा 7,150। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉरी ये लाइन एक्स्ट्रा चल गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, 2 क्वेश्चंस करवा दिए अच्छे से, आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा करवाया है, फॉर्मेट कराया, क्वेश्चन कराया, प्रैक्टिकल सब बता दिया है। कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।